गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ को मैनेज करना। घर पे हमारी मम्मी भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, उसके बाद हम कॉलेज, स्कूल या फिर ऑफिस जा पाते हैं। बट यहाँ पर हमें पढ़ना है, हम फाइनेंस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। हमें क्या मैनेज करना है? फंड को मैनेज करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं 2-3 लोगों के नाम लेता हूँ। ये विजय माल्या है, सभी जानते हैं। ये नीरव मोदी हैं। कितने लोग जानते हैं इन दोनों को? ये दोनों बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, बट ऐसा अचानक क्या हुआ कि इन दोनों की कंपनी बंद हो गई। ये बैंकरप्ट हो गया और इन्हें इंडिया छोड़ करके भागना पड़ा, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ या ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। विजय माल्या बहुत सक्सेसफुल कंपनी है, इसकी आज भी है, जिसे हम कहते हैं यूवी ग्रुप, यूनाइटेड ब्रेवरीज। ठीक है, जो आप लीकर जानते हैं, दारू। इंडिया में 70 to 80% दारू इसी कंपनी की बनती है। यूवी ग्रुप तो बहुत सक्सेसफुल है, बट विजय माल्या ने जो किंगफिशर एयरलाइंस बनाई वो डूब गई, और इस वजह से वो बैंकरप्ट हो गया, और बैंकरप्ट होने के बाद उसे इंडिया छोड़ के भागना पड़ा। तो अगर किंगफिशर एयरलाइंस डूबी है तो क्यों डूबी है? उसके पीछे एक ही रीजन है, वो रीजन है लैक ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। नीरव मोदी ने भी क्या किया? फाइनेंस का मिसमैनेजमेंट किया, और इसी वजह से, और भी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं, बहुत सारे नाम है जो आपको पता है। इन्हें बिजनेस करना आता था, लेकिन फाइनेंस को प्रॉफिट तो कमाया इन्होंने, बट उस प्रॉफिट को मैनेज नहीं कर पाए, उस फंड को मैनेज नहीं कर पाए। लोन तो ले लिया इन्होंने, बट लोन को टाइम से रीपे करना भी तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें पढ़ना है हाउ टू मैनेज द फंड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या पढ़ना है? फंड को हम कैसे मैनेज करें। तो फंड को मैनेज करने की बात तो सब बाद में आएगी। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में की एक डेफिनेशन है, वो है, ध्यान से देखिएगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। ये सिंपल डेफिनेशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। व्हाट इज फाइनेंस अगर मैं बात करूं तो ये सिंपल डेफिनेशन है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। प्रोक्योरमेंट एक नया वर्ड है, ये हमें समझना है, और एक दूसरा वर्ड है यूटिलाइजेशन, ये हमें समझना है, बट उसमें भी इफेक्टिव वर्ड भी हमें समझना है। तो देखिए, ये बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। देखते हैं हम, अभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। ये मैंने बैलेंस शीट बनाया है। ये मैंने क्या बनाया है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दिस इज योर लायबिलिटी साइड, दिस इज योर एसेट साइड। ठीक है, ये आपका अमाउंट है, अमाउंट इन रुपीज लिखा मैंने। लायबिलिटी साइड यहां से यहां तक, ये प्रोक्योरमेंट साइड होता है। देखिए, कंपनी जब स्टार्ट होती है
तो कंपनी को बिजनेस करने के लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए। कंपनी ये फंड कहाँ से अरेंज, इसे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं, ठीक है, सोर्सेस ऑफ फंड भी कहते हैं। कंपनी फंड कहाँ से अरेंज करती है? कंपनी अपने फंड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, बैलेंस शीट में और भी आगे करंट लायबिलिटीज वगैरह आएंगे, ठीक है, मैं अभी इतना ही रहने देता हूं, स्पेस की भी थोड़ी सी दिक्कत है। इधर अगर हम देखें तो फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बाद आप अगर आए तो करंट एसेट। कंपनी के रेस्पेक्ट में अगर आप शेड्यूल 3 पार्ट 1 की बात करोगे तो पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है। पार्ट 1 के शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से अगर फॉर्मेट देखें तो नॉन करेंट एसेट एंड करंट एसेट, ये दो हमारे क्या है, ब्रॉड हेडिंग है, उसके अंदर फिर सब पार्ट्स आ जाते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल वगैरह वगैरह। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्रोक्योरमेंट साइड। कंपनी को हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हमारे लेमन लैंग्वेज में पढ़ेंगे, बहुत सिंपल, जो हम डेली यूज करते हैं, जो हमें पता है, बट हम उसे टेक्निकल टर्म में पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता। देखिए, दिस इज योर प्रोक्योरमेंट साइड। कंपनी को पैसा कहां से लाएगा? प्रोक्योर करने का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। कंपनी के पास फंड आएगा कहां से? कंपनी प्रोक्योर कहां से करेगी और उसको यूटिलाइज कहां करेगी? तो कंपनी के पास फंड लाने के लिए कंपनी के पास रास्ते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल से फंड प्रोक्योर करती है कंपनी, शेयर इशू करती है, आपने पढ़ा भी है। शेयर कंपनी दो तरीके से इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होते हैं बेसिकली। अभी मैंने सिर्फ इक्विटी शेयर्स लिखा है, प्रेफरेंस शेयर भी लिखा, सॉरी। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर से कंपनी ने फंड अरेंज किया। कंपनी के पास फंड अरेंज करने का और क्या रास्ता है? कंपनी अपने फंड को इक्विटी शेयर्स के अलावा डिवेंचर से भी इशू कर सकती है। डिवेंचर मीन्स कंपनी लोन ले लेती है शेयर होल्डर्स से। कंपनी को और पैसा चाहिए तो कंपनी बैंक वगैरह से टर्म लोन ले सकती है या आउटसाइडर से फंड अरेंज कर सकती है टर्म लोन के, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। ये तो कंपनी के लिए पैसा आने का सोर्स हो गया कि कंपनी के पास पैसा आएगा इन रास्ते से। अब जब पैसा कंपनी के पास आ गया तो कंपनी पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी, लगाएगी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। बिजनेस ऑपरेट होगा, फिर उससे प्रॉफिट होगा, सेल होगा, गुड्स बनेगा, सेल होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर यूटिलाइजेशन साइड। इसे यूसेस भी कहते हैं, यूजेस साइड या एप्लीकेशन ऑफ फंड भी कहते हैं। तो आप देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल बात ही है कि हमें ये देखना है कि क्या कंपनी, देखिए डेफिनेशन क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। तो ये जो पैसा कंपनी के पास आया, फंड का अरेंजमेंट किया कंपनी ने, क्या इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर मैनर में कर रही है कंपनी? अगर कोई कंपनी फंड का प्रोक्योरमेंट सही तरीके से करती है और उसको प्रॉपर यूटिलाइज करती है तो हो ही नहीं सकता कि कंपनी कभी फेल हो जाए। यही गलतियां किसने करी है? विजय माल्या, नीरव मोदी या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन फेल हुए, उसके पीछे एक ही रीजन है, उन्होंने फंड के प्रोक्योरमेंट में ध्यान नहीं दिया, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रखा। और अगर फंड अरेंज हो गया और अब मान लीजिए कॉस्ट इफेक्टिव हो भी गया तो उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया। आप सोच के देखें, विजय माल्या की किंगफिशर कंपनी बंद क्यों हुई? जिस भी बैंक से लोन मिला ले लिया और उसको जब टाइम पे रीपेमेंट नहीं कर पाए तो रिस्ट्रक्चरिंग करते गए। रिस्ट्रक्चरिंग करने का मतलब क्या होता है कि टाइम पीरियड उसको बढ़ाते चले गए। अरे भाई, कॉस्ट का बर्डन तो बढ़ रहा, बैंक अपने इंटरेस्ट थोड़ी ना छोड़ देगी। आप अगर ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूं, आप अगर किसी से 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई लोन अरेंज करते हैं, उसको बिजनेस में लगाने के लिए बिजनेस में लगाते हैं, तो भाई कम से कम 12% से ज़्यादा तो कमाना चाहिए ना आपको, क्योंकि अगर आप 12% से ज़्यादा नहीं कमाएंगे तो आप इंटरेस्ट कैसे देंगे?
तो आपको जितना आपका कॉस्ट बैठ रहा है उससे ज़्यादा आप कमाओ। अगर उससे ज़्यादा आप अर्न नहीं करते हैं तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आप लायबिलिटी को रीपे करने की पोजीशन में भी नहीं रहेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़ेगा, कंपनी आपकी बैंकरप्ट हो जाएगी और स्थिति यहाँ तक पहुँच जाएगी कि या तो आपको जेल के अंदर बैठना पड़ेगा या फिर आपको इंडिया छोड़ के भागना पड़ेगा, जो कि नीरव मोदी और विजय माल्या और भी बहुत सारे लोग हैं इन्होंने किया। सहारा ग्रुप को कौन नहीं जानता? वो भाग नहीं पाए तो जेल के अंदर बैठे हैं ड्यू टू मिसमैनेजमेंट। सहारा ग्रुप बहुत बड़ी, आप एक समय देखते थे जब क्रिकेट टूर्नामेंट होता था तो सहारा के लोग होते थे, सारे टी शर्ट में जो स्पॉन्सर होता था क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर सहारा ग्रुप हुआ करता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो कंपनी बंद हो गई, इतनी बड़ी कंपनी? मिसमैनेजमेंट। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि चादर से ज़्यादा पैर नहीं फैलाना चाहिए। हमारे पेरेंट्स कहते थे कि बेटा जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाना है, क्योंकि ज़्यादा पैर फैला लेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ भी वही किया इन लोगों ने। इनकी बर्बादी का कारण ही यही है। विजय माल्या हो या चाहे जो भी हो, नीरव मोदी हो, सहारा ग्रुप हो, इन्होंने अपनी औकात से ज़्यादा लोन ले लिया और फिर ये रीपेमेंट नहीं कर पाए और एक दिन ये स्थिति हो गई कि इन्हें या तो जेल में बैठे या तो इंडिया छोड़ के चले गए। तो आप जब फंड अरेंज करो, लोन लो, प्रोक्योरमेंट की बात करो, तो आपका जो CFO है, ध्यान दीजिएगा, ये पर्सन कौन है? ये पर्सन होता है CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। कंपनी का फाइनेंस का जो बंदा होता है, फाइनेंस का जो हेड होता है, उसे हम कहते हैं CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का काम क्या होता है? इस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, मीटिंग में मैनेजमेंट को बताए कि व्हाट विल बी द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड व्हाट सोर्सेस इज अवेलेबल फॉर द कंपनी फॉर फाइनेंसिंग द फंड। और वो सोर्सेस वो कॉइन उछाल करके नहीं लेगा, वो सोर्सेस उसे कैसे लेना है, कैसे डिसाइड करना है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टेक्निक्स को ध्यान में रख के लेना है। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपसे और आपको पता होना चाहिए, और बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। भाई, हमारे घर में मेरी सिस्टर की शादी करनी है, बड़ी सिस्टर, उसकी शादी करना है, 20 लाख रुपए की जरूरत है। अब ये 20 लाख रुपए का अरेंजमेंट करने के लिए 20 लाख की होल रिक्वायरमेंट है। इस 20 लाख में से मान लीजिए 6 लाख तो हमारे पास पड़े हैं, 14 लाख का और अरेंजमेंट हमें करना है। कहाँ से करेंगे? कॉमन सी बात है, हम जब अरेंजमेंट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 3 ऑप्शन है सपोज उस 14 लाख के अरेंजमेंट के लिए। ए ऑप्शन ऐसा है कि पैसा ले जाओ और 6 महीने के बाद रीपे करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 10% है सपोज, ठीक है। बी ऑप्शन ऐसा है कि पैसा तो ले जाओ, आपसे हम 10% नहीं लेंगे, आपसे हम 6% ही लेने वाले हैं, बट ये आपको 2 महीने में रीपे करना है। मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, कॉस्ट कम बैठ रहा, बट टाइम पीरियड यहां हमारे पास कम है। ये हमारे फूफा जी हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, ये 14 लाख देने को तो तैयार हैं, बोले दे देना बेटा जब तुम्हारे पास आए। बट इनकी एक बुरी आदत है, वो क्या? जमाने में ढिंढोरा पीटते हैं। अरे उसकी बच्ची की शादी तो मैंने करवाई, उनके पास पैसे कहाँ थे, पूरे पैसे मैंने दिए हैं। तो आपको ये भी देखना है। अब आप बताइए मुझे कि इन तीनों में से एज ए फाइनेंस मैनेजर, या आप ही सोचें, आप जब लेंगे पैसे तो किन से लेना चाहेंगे? 3 ऑप्शंस में से ये ऑप्शन आपके पास सबसे सस्ता है, ये 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बट ये लेना तो क्लियर कट गलत है। आपको भी समझ में आ रहा है, ये ले लेंगे तो जिंदगी भर का नुकसान है, हमारी गुडविल मार्केट में 0 कर देंगे, तो इससे तो ये ऑप्शन तो हमारे पास खत्म ही हो गया। अब हम आते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। अगर हम सेकंड ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं बट हमारा काम नहीं होगा, 2 महीने में हम रीपे कहां से करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देखा, बट हमारी लिमिट से
कि बियॉन्ड जा रहा है, ये हम नहीं दे पाएंगे 2 महीने में। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है पर हमारे को पुसाता इसलिए क्योंकि हमें पैसा रीपेमेंट करने के लिए विथ इंटरेस्ट 6 मंथ का टाइम और 6 मंथ में हम इसे रीपेमेंट कर देंगे। तो एज ए फाइनेंस मैनेजर हम किसे चुनेंगे? इसको चुनेंगे। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में भी फाइनेंस मैनेजर को इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोक्योरमेंट क्या होगा, ठीक है, कैसे होगा, सस्ता होना चाहिए। अब लेकिन सस्ते के चक्कर में कंट्रोल नहीं जाना चाहिए कंपनी के हाथ से। मान लीजिए सस्ता तो है बट कंट्रोल ही डाइल्यूट हो गया, एक दिन के बाद वो व्यक्ति जिससे हमने उधार लिया वही हमारी कंपनी पे कब्जा कर लिया क्योंकि हम रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं लोन का। तो कंट्रोल नहीं जाना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा CFO को। तो ये तो रहा प्रोक्योरमेंट साइड। अच्छा, इस बैलेंस शीट से मैं आपको बताऊंगा भी कि इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें कितने टॉपिक से रूबरू होना है, हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और ये टॉपिक क्यों आया, ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो दिस इज योर प्रोक्योरमेंट साइड। अब पैसा, चलो आपने फाइनेंस मैनेजर ने कॉस्ट इफेक्टिव को ध्यान में रख करके तो ले लिया, अब ये पैसा उसको यूटिलाइज भी करना है। तो ऐसी जगह यूटिलाइज करें जो कंपनी के बेनिफिट में हो, फिक्स एसेट में ज़्यादा यूटिलाइज करें, ऐसी जगह यूटिलाइज करें जिससे कि प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन से फिर कैश आए, कैश से फिर से हम रॉ मटेरियल खरीदें, फिर प्रोडक्शन हो, उसको सेल करें, फिर कैश आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मालूम पड़ा कि कैश तो बहुत सारा रखा हुआ है, 10 लाख रुपए बेवजह पड़े हुए हैं बैंक में जिसका कोई यूज़ नहीं है, 2 लाख से ही हमारा काम हो सकता है, बट अननेसेसरी 8 लाख रुपए हमारे पैक हो गए, इंटेक्ट हो गए। क्या ये 8 लाख रुपए हम हमारे बिजनेस में लगाते तो उससे बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये भी ध्यान रखना किसका काम है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का काम है। इसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड या यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। लेकिन अगर ये यूटिलाइजेशन प्रॉपर है, इफेक्टिव है, तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अनइफेक्टिव यूटिलाइजेशन इज नॉट अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन इसलिए, ये प्रोक्योरमेंट है, ये यूटिलाइजेशन साइड है। अब देखिए चैप्टर्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इतने चैप्टर्स क्यों हैं? जब हमें, ये हमारा पूरा क्या है? प्रोक्योरमेंट साइड है। इसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। रेशियो चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। इसे क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। इसके लिए जो चैप्टर बना है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उस चैप्टर का नाम मैं यहां लिखते जाता हूं, सारे चैप्टर्स के नाम। उस चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सारे कैपिटल ही तो हैं, तभी तो इसका नाम कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होगा? कितने उसमें इक्विटी शेयर्स होंगे, कितने उसमें प्रेफरेंस शेयर होंगे, कितने उसमें डिवेंचर्स होंगे, कितने उसमें लॉन्ग टर्म डेट होंगे। ये क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर है। किसी भी चीज का स्ट्रक्चर, अगर मैं कहूं इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है, तो रेक्टेंगल है, ठीक है, या स्क्वायर शेप में है, वो देखना पड़ेगा ना। स्ट्रक्चर अगर मजबूत है, पिलर मजबूत है, तो बिल्डिंग अच्छी होगी। तो यहां पर हमें कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर, ये तो कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, इसकी टेक्निक्स हम देखेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। ये जो फिक्स एसेट हैं, इसके लिए एक चैप्टर बना है, उस चैप्टर का नाम है कैपिटल बस्टिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल को बजट करना कि हमारे पास पैसे तो हैं, हम कहां लगाएं। भाई घर का भी बजट बनता है ना, ये वर्ड कहां से आया वो सिखा रहा हूं मैं आपको। घर का भी बजट बनता है। सैलरी आती है, पापा सारी सैलरी मम्मी के हाथ में रख देते हैं, ये लो 20,000 रुपये पकड़ो, तुम्हारे घर का बजट, घर के बजट जो तुमने दिया है उसके हिसाब से 20,000 रुपये में तुम्हें मैनेज करना पूरे घर के बजट को। कितना आप ग्रॉसरी में एक्सपेंड करोगे, कितना आप ट्यूशन फीस दोगे, कितना आप स्कूल की फीस दोगे, कितने आप
दूसरे छोटे मोटे खर्चों के लिए रखोगे। ये सब क्या है, ये बजट बनता है, ठीक है। तो उसी तरीके से कैपिटल, जो कैपिटल आपके पास आया उसको आपने बजट किया कि हमें कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर आपके इसके नीचे आएगा करेंट लायबिलिटी, और इस यहाँ पर करंट एसेट्स जिसमें डेटर वगैरह सब आते हैं, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया। तो ये जो चैप्टर है करंट असेट और करंट लायबिलिटी वाले, करंट लायबिलिटी कह रहा हूं मैं, ठीक है, ये उस पर एक चैप्टर बेस्ड है आपका। उस चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को मैंने एमजीटी लिखा है, मैनेजमेंट। और इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वगैरह। फोर्थ चैप्टर, देखो कोई सा भी बिजनेस करते हैं या जिंदगी ही जीते हैं आप, बिजनेस तो चलिए छोड़िए, हर चीज में रिस्क है। क्या विदाउट रिस्क कुछ संभव है? नथिंग इज पॉसिबल विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। तो बिजनेस में हम इतनी चीजें कर रहे हैं तो रिस्क तो है। तो रिस्क कितना है? बिजनेस को ऑपरेट करने का रिस्क कितना है? बिजनेस जो हमने फाइनेंस किया, फाइनेंस का रिस्क कितना है? और ऑपरेटिंग और फाइनेंस, देखो बिजनेस में दो ही चीजें होती है, बिजनेस को चलाने के रिस्क और बिजनेस को जो लोन लिया है लोन लेने वालों के रिस्क। इन दोनों रिस्क को जब जोड़ देंगे तो बिजनेस की ओवरऑल रिस्क आ जाएगी या टोटल रिस्क आ जाएगी। तो उसके लिए एक चैप्टर पढ़ते हैं लीवरेज। उसके लिए एक चैप्टर है, वो है लीवरेज, जो इन्हीं में से निकला है, जो छुपा हुआ है, दिख तो नहीं रहा क्लियर कट, बट छुपा हुआ तो है कहीं ना कहीं। तो उसके लिए एक चैप्टर पढ़ना होता है हमें लीवरेज। इसके अलावा एक दो चैप्टर और हैं जो मैं यहां पर लिखता हूं, अगर आपको दिख रहा हो तो। इसके अलावा एक दो चैप्टर और हैं, इसी को कंटिन्यू करता हूं मैं। फिफ्थ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स आज अगर मैं 10 लाख रुपए लेकर के कुछ खरीदने जाता हूं तो क्या 10 साल बाद भी 10 लाख रुपए लेके जाऊंगा तो वो चीज मुझे मिल जाएगी? क्या नहीं मिलेगी, ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी महंगाई, इन्फ्लेशन वाली बात जो पढ़ना है हमें, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये सब पढ़ना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये हमें पढ़ना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में। क्योंकि जब तक हम इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारे सारे डिसीजन गलत हो जाएंगे। हमें भाई आज हम खड़े हैं तो हमें जो कंपैरिजन करना है वो आज के हिसाब से करना है। 10 साल बाद हमें कोई पैसा मिलने वाला है तो उसकी आज क्या वैल्यू है भैया, आज की वैल्यू निकालें, आज की वैल्यू से फिर कंपेयर करें। तो उसके लिए हमें ये चैप्टर समझना जरूरी है, और इस चैप्टर के बगैर हम कैपिटल बजटिंग या कुछ भी नहीं कर सकते, उसका यूज होगा। इसके अलावा एक चैप्टर और आता है, उस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS। उस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके पास पैसा तो आ गया, यहां कैश भी है, यहां बैंक भी है, और भी छोटे मोटे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। ये पैसा तो है आपके पास, लेकिन ये आया कहां से, कितना आया, कौन कौन से रिसोर्सेज से आया? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में किसी भी दुनिया की किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देख लो, उसमें 3 ही फंड, कैश आने के 3 ही सोर्सेस हो सकते हैं। कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आएगा, कुछ फाइनेंसिंग से आएगा, और कुछ इन्वेस्टिंग से आएगा। उन तीनों एक्टिविटीज में किसमें से कितना पैसा आया, ये निकालना क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। थैंक यू बच्चों। आज हमने थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा है कि भाई क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या है, हमें क्या मैनेज करना है, कैसे करना है, वो हम बाद में देखेंगे, कंटिन्यूड लेक्चर में देखेंगे। मेरे लेक्चर्स को आप देखते रहें, कंटिन्यूटी में हम चलेंगे और आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।